मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। इन सभी नोटों पर सिग्नेचर रिजर्व बैंक के गवर्नर के द्वारा किया जाता है। इसी तरह का वचन आपने हर नोटों पर लिखा देखा ही होगा, लेकिन कभी आपने यह सोचा है कि इसका मतलब क्या है और क्यों भारत के हर नोट पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं? कभी आपने यह सोचा है कि आरबीआई जितना चाहे उतना नोट क्यों नहीं छाप लेता? नोट छापने के लिए चाहिए ही क्या? एक नोट छापने की मशीन, कुछ लोग, स्याही और कागज़। आपके मन में यह भी एक सवाल तो ज़रूर आता होगा कि आरबीआई के पास कितने सोने अभी पड़े हुए हैं। आप में से अक्सर कई लोग यह खबरें भी पढ़ते होंगे कि आरबीआई ने इतने हज़ारों करोड़ रुपए भारत सरकार को दिया, लेकिन कभी आपने ये जानने की कोशिश की कि आरबीआई को इतने हज़ारों करोड़ों की इनकम आखिर होती कहाँ से है? इन सभी सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। इसी तरह आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रहलाद और आज मैं आपको सुनाऊंगा कहानी आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। भारतीय रिजर्व बैंक में छपने वाले सबसे पहले नोटों की बात करें तो नोटों के छपाई के लिए आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 22 के तहत आरबीआई को बैंक नोट इशू करने की पावर्स दी गई है और आरबीआई की जो इकाई यह काम करती है उसका नाम है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। आरबीआई ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये तक का ही नोट छाप सकता है और अगर आरबीआई को इससे बड़े नोट छापने होंगे तो उसके लिए सरकार को आरबीआई एक्ट 1934 में कुछ बदलाव करना होगा। अब आपका सवाल होगा कि ये नोट आखिर छपते कहाँ हैं? तो दोस्तों, आपको बता दें कि इसके लिए पूरे भारत में 4 प्रिंटिंग प्रेस है, जो कि महाराष्ट्र के नासिक में, एमपी के देवास में, कर्नाटक के मैसूर में और वेस्ट बंगाल के सलबोनी में स्थित है, जिनमें से नासिक और देवास की प्रिंटिंग प्रेस को भारत सरकार कंट्रोल करता है और बाकी की 2 प्रिंटिंग प्रेस को, जो कि सलबोनी और मैसूर में हैं, उनको आरबीआई कंट्रोल करते हैं। रही बात नोटों की छपाई की, तो आरबीआई साल की शुरुआत में ही प्रिंटिंग प्रेस को एक शेड्यूल दे देता है जिसमें बताया जाता है कि उन्हें कब और कितना नोट छापना है। इसके लिए आरबीआई पहले से ही डेटा तैयार कर लेता है, जो कि आरबीआई के 19 रीजनल ऑफिस से मिले डेटा से तैयार होते हैं। इसके बाद आरबीआई स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का भी सहारा लेता है, यानी कि आरबीआई पहले से ही यह गणना कर लेता है कि कितने नोट सर्कुलेशन में हैं, कितने नोट पिछले साल नष्ट कर दिए गए, कितने नोट नए छापे जाने हैं और कितने खराब नोटों को इस बार बदला जाना है। इन सभी की गणना करने के बाद आरबीआई फाइनेंस मिनिस्ट्री की कॉइन एंड करेंसी डिवीज़न से कंसल्ट करता है और उनसे कंसल्ट करने के बाद यह फैसला लिया जाता है कि इस साल कितने नोट छापे जाने हैं। खैर, यह तो हुई नोटों की छपाई की बात, लेकिन सिक्कों का क्या? कॉइनेज एक्ट 1906 के मुताबिक सिक्कों की ढलाई का काम आरबीआई नहीं बल्कि भारत सरकार के हाथ में होते हैं। सिक्कों की ढलाई पूरे भारत में 4 जगहों पर की जाती है: कोलकाता के अलीपुर, हैदराबाद के सैफाबाद और चेरलापल्ली और यूपी के नोएडा में। इस एक्ट के मुताबिक भारत सरकार 1,000 रुपये तक का ही कॉइन इशू कर सकते हैं। अब अगला अहम सवाल ये है कि अगर आरबीआई और सरकार के पास यह अधिकार है कि वह जितना चाहे उतना नोट छाप सकते हैं, तो क्यों नहीं आरबीआई उतना नोट छाप लेते हैं जितने की उन्हें ज़रूरत है? इसके लिए आपको एक बात समझना होगा कि जो नोट आपके हाथ में है वह महज एक कागज़ का टुकड़ा है, लेकिन जैसे ही आरबीआई गवर्नर उस पर सिग्नेचर कर देते हैं, उस कागज़ के टुकड़े की वैल्यू क्रिएट हो जाती है और इसके साथ ही वह कागज़ का टुकड़ा आरबीआई की लायबिलिटी बन जाते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आरबीआई के पास ऐसा क्या है जिसके बदले में आरबीआई के गवर्नर नोट पर प्रॉमिस करते हैं।
तो इसका जवाब है कीमती धातु सोना। और भारतीय रिजर्व बैंक का फॉरेन रिजर्व यानी कि आरबीआई के पास जितना सोना और जितना फॉरेन रिजर्व है उतने के ही नोट आरबीआई इशू कर सकते हैं। और अगर आरबीआई ने इससे ज़्यादा करेंसी इशू की तो आरबीआई की करेंसी की वैल्यू गिर जाएगी। यानी आरबीआई की करेंसी को अगर एसेट से बैक नहीं किया गया तो भारत की करेंसी का हाल भी वेनेजुएला की करेंसी जैसा ही हो जाएगा। वेनेजुएला में 1 लाख रुपए तक की करेंसी नोट मौजूद हैं, लेकिन उनकी वैल्यू कौड़ियों के भाव की है। यही कारण है कि करेंसी की इंटरनल वैल्यू को मेंटेन करने के लिए आरबीआई और सरकार को संतुलन बनाकर चलना होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय करेंसी में एक नोट ऐसे भी हैं जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के सिग्नेचर नहीं होते हैं और ना ही उस पर लिखा होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब आप भी हैरान हो गए होंगे। दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ भारत के 1 रुपए की नोट की, जिस पर आरबीआई की जगह लिखा होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि इस नोट को छापने का अधिकार आरबीआई के पास नहीं होता बल्कि भारत सरकार के हाथों में होते हैं। इस नोट पर वित्त सचिव यानी फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं। और एक रोचक तथ्य जो आपको नहीं पता होगा वह यह है कि 1 रुपए का नोट अकेला एक ऐसा कागज़ का नोट है जिसे लायबिलिटी नहीं बल्कि एसेट समझा जाता है, क्योंकि इसे 1 रुपए का सिक्का ही माना जाता है। यही कारण है कि इस नोट पर प्रॉमिस नहीं किया जाता। पहले हमने गोल्ड की बात की, कैसे रुपया छापने के लिए गोल्ड एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अब चलिए दोस्तों, लगे हाथ यह भी जान लेते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास कितना सोना है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के द्वारा जारी किए गए डेटा के मुताबिक गोल्ड रिजर्व के मामले में भारत दुनिया भर के सभी देशों के लिस्ट में 9वें नंबर पे आते हैं। भारत के पास अभी लगभग 658 टन गोल्ड है, यानी कि 6,58,000 किलो सोना। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के नागरिकों और यहाँ के मंदिरों में सबसे ज़्यादा सोना मौजूद है। आरबीआई ने साल 2019 में 52.3 टन सोना खरीदा था, जिसके बाद से ही भारत गोल्ड के मामले में 11वें नंबर से बढ़कर 10वें नंबर पर पहुंच गया और अब भारत 9वें नंबर पे आते हैं। अगर लेटेस्ट डेटा की बात करें तो आरबीआई के पास टोटल फॉरेन एक्सचेंज का 6.1% हिस्सा गोल्ड होल्डिंग में है। आरबीआई अपने गोल्ड को भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सुरक्षित रखता है। अगर भारत की बात की जाए तो आरबीआई की नागपुर ब्रांच खजाने का काम करता है, क्योंकि आरबीआई का ज़्यादातर खजाना इसी ब्रांच में रखा गया है। और अगर विदेशों की बात की जाए तो आरबीआई का कुछ गोल्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड में भी पड़ा है। विदेशों में गोल्ड रखने की बात सुनकर ज़्यादातर लोग यह भी सोच रहे होंगे कि कहीं आरबीआई ने अपना सोना गिरवी तो नहीं रख दिया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज़्यादातर रिजर्व बैंक यह प्रैक्टिस आमतौर पर अपनाते रहते हैं, क्योंकि इससे उनका गोल्ड रिजर्व सुरक्षित रहता है। अब इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी IMF को ही देख लीजिए, जिससे दुनिया भर के सभी रिजर्व बैंक सोना खरीदते हैं। इस IMF का भी कुछ सोना भारत के रिजर्व बैंक में सुरक्षित रखा गया है। तो दोस्तों, अब तक हमने बात की कि कैसे आरबीआई रुपए की वैल्यू क्रिएट करने के लिए उतना ही नोट छापता है जितना कि उसके पास एसेट्स है। लेकिन रुपए की वैल्यू क्रिएट करने के साथ साथ आरबीआई को रुपए की वैल्यू को मेंटेन भी करना होता है, जिसके लिए सबसे बड़ी बाधक होती है महंगाई यानी इन्फ्लेशन। इसलिए इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करने में भी आरबीआई एक बड़ी भूमिका निभाता है। अब आरबीआई यह सब करता कैसे है, इसके लिए आपको महंगाई का कारण समझना होगा। यहाँ पर डिमांड और सप्लाई का नियम लागू होता है। जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम हो तो जाहिर सी बात है वह चीज़ महंगी मिलेगी, लेकिन जिस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है
तो उस चीज़ के रेट मार्केट में कम हो जाएंगे। महंगाई को कम करने के लिए आरबीआई भी इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करता है। आरबीआई इसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी का सहारा लेता है। इसे सरल भाषा में समझते हैं, अगर मार्केट में पैसा ज़्यादा होगा तो लोगों की परचेजिंग पावर भी बढ़ जाएगी, जिससे होगा क्या, 2 रुपये की चीज़ लोग 4 रुपये में भी खरीदने को तैयार रहेंगे। लेकिन अगर मार्केट में पैसे का इन्फ्लो कम कर दिया जाए तो लोगों की परचेजिंग पावर भी कम होती जाती है, जिससे लोग कम खरीदी करते हैं। उससे उन चीज़ों की डिमांड भी कम हो जाती है, जिससे महंगाई नियंत्रण में आ जाती है। इसके लिए आरबीआई रेपो रेट और कैश रिजर्व रेशो यानी CRR को बढ़ा देता है। इसे मार्केट में कैश इनफ्लो और बैंक लोन को रेगुलेट किया जाता है। इसे और आसानी से समझते हैं, अगर रेपो रेट बढ़ जाएगा तो बैंक जो आगे लोन देते हैं उसका इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा, यानी लोगों को हायर इंटरेस्ट पर लोन मिलेगा। और वहीं अगर कैश रिजर्व रेशो बढ़ जाएगी तो बैंकों को आरबीआई के पास ज़्यादा पैसा रखना होगा, यानी बैंकों के पास कैश की कमी हो जाएगी, जिसके चलते अगर बैंकों के पास पैसा कम होगा तो वह आगे भी पैसा कम ही दे पाएंगे, जिसका असर होगा कि मार्केट में पैसे का इनफ्लो कम हो जाएगा। यानी लोगों के पास अगर पैसा कम होगा तो उनकी परचेजिंग पावर भी कम हो जाएगी, जिससे महंगाई खुद ब खुद कंट्रोल में आ जाएगी। इसमें भी आरबीआई को संतुलन बनाकर चलना होता है। डिमांड कहीं इतना भी न कम हो जाए कि इकोनॉमी डाउन हो जाए और महंगाई कहीं इतनी भी न बढ़ जाए कि आम आदमी का जीना मुश्किल हो जाए। अब बात करते हैं सबसे अहम सवाल की, आखिर इन सभी ऑपरेशन को करते हुए आरबीआई पैसा कहां से कमाता है जो आगे सरकार को दिया जाता है। आरबीआई की कमाई के कई साधन हैं, इनमें से एक है ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब आप यह सोच रहे होंगे कि यह होता क्या है। असल में आरबीआई बैंकों से बॉन्ड्स खरीदता है और इसके एवज में आरबीआई उन्हें कुछ पैसे देते हैं, जिससे इकोनॉमी में पैसा घूमता रहता है और इन बॉन्ड्स से आरबीआई इंटरेस्ट भी कमाता है और इन बॉन्ड्स की वैल्यू बढ़ने पर आरबीआई को प्रॉफिट भी होता है। इसके अलावा आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज में भी डील करता है, यानी आरबीआई सस्ते में डॉलर खरीदता है और उसे महंगे रेट पर बेचकर प्रॉफिट कमाता है। यही नहीं, आरबीआई बैंकों को भी पैसा उधार देता है, जिसके एवज में आरबीआई उनसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। इसे आसानी से समझे तो आरबीआई बैंकों का भी बैंक होता है, यानी किसी भी बैंक को अगर पैसे की ज़रूरत होती है तो वह आरबीआई से मांग लेता है और उस पैसे के बदले में आरबीआई इंटरेस्ट पे करता है और इसी इंटरेस्ट को रेपो रेट कहा जाता है। तो यह है आरबीआई की इनकम के कुछ मुख्य सोर्स। लेकिन यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि आरबीआई का काम पैसा कमाना बिल्कुल नहीं है। आरबीआई का काम है रुपए की वैल्यू को मेंटेन रखना और अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को मजबूत रखने के लिए आरबीआई जो एक्शन लेते रहता है उसी दौरान यह प्रॉफिट बनता चला जाता है। आरबीआई प्रॉफिट में से अपने खर्च निकालता है और कुछ पैसा रिजर्व में डाल देता है और बाकी बचे हुए पैसे को डिविडेंड के तौर पर भारत सरकार को दे देता है। असल में आरबीआई अपने सभी कामों के जरिए एक ही चीज़ करने की कोशिश करता है और वह है लोगों में इकोनॉमी को लेकर विश्वास पैदा करना, लोगों को आशा देना कि उनका आने वाला भविष्य सुनहरा होगा। और इस भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए एक संस्था लगातार काम कर रही है और उस संस्था का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जानकारी से भरे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपका अपना चैनल मिस्टेरिक स्पॉट्स को। तब तक के लिए धन्यवाद।